नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रही हैं जवाब तो देना पड़ेगा। अवैध खनन, ये शब्द आपको आजकल कई बार सुनाई दे रहा होगा। खनन माफिया की गुंडागर्दी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। इन माफिया के बेलगाम होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये रोकने वाले पुलिस वालों या किसी और का खुलेआम मर्डर करने तक से नहीं हिचकिचाते हैं। और यही कारण है कि मंगलवार को हरियाणा के नूह में भी खनन माफिया ने एक डीएसपी को सरेआम डंपर से कुचल दिया, तो राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में भी खनन को लेकर विरोध चल रहा है। और विरोध की ये आग और उग्र हो गई है जब संत विजय दास ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि सभी माइनिंग होल्डर को खनिज विभाग से लीज मिली है और ऐसे में उन्हें एकदम से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन हिंदू और साधु संतों की भावना को देखते हुए माइन होल्डर्स को शिफ्ट करने के लिए सरकार ऑप्शन देख रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस मुद्दे का समाधान होगा। कहीं ना कहीं राजनीति घुस रही है और विश्वास टूट रहा है। उन लोगों को लीजें भी माइनिंग विभाग के द्वारा दी गई हैं और बरसों पहले से दे रखी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हमारे सर पर पिस्तौल रख के और आप कोई काम कराएं। सरकार हर तरीके से तैयार। उनकी जिद्दें हम पहले लिख के दें, हमारी जिद्दें पहले आप नीचे उतरो, उसके बाद आपको हम लिख के दें। उनकी बाकायदा हिस्सी भी हैं और नियम अनुसार वो खनन कर रहे हैं। और इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस नेता, तो वहीं सुरेश गर्ग बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं और अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, आपका ही रुख। विश्वेंद्र सिंह कहते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है, ये जरा समझा दीजिए क्या राजनीति हो रही है कि 2020 से अभी तक 2 साल हो गए हैं, इस पर कोई बात ही नहीं हो पा रही। मेघना जी, जैसा अभी आपने जो इंट्रो में जो आपने ब्रीफ किया इस इशू के बारे में, बात वहीं आती है कि ये जो माइनिंग की लीज हैं ये बहुत लंबे समय के लिए सरकार जो है जारी करती है और ये 99 साल से लेकर 50 साल तक का दौर के लिए दी जाती हैं, तो एक लंबा समय होता है। अब सवाल ये है कि जिन लोग माइनिंग होल्डर को लीज दी गई हैं उनको हम एकाएक रोक नहीं सकते या उनके अधिकार को हम छीन नहीं सकते, क्योंकि उसमें कानूनी प्रावधान है और कानूनी प्रावधान के जाते किसी समस्या का हल नहीं होगा, उसमें मामले लंबे समय तक अटक जाएंगे। इसलिए सरकार ने आज, मुख्यमंत्री जी ने जो आज मीटिंग की है और अधिकारियों से और विभागीय अधिकारियों से बात करके जो चर्चा की है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अवैध खनन को किसी भी हालत पर रोका जाए और जो भी अधिकारी कर्मचारी जो सम्मिलित हैं उनको दंड दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी मीटिंग में कहा है। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि जब माइनिंग लीज दे दी जाती है विभाग द्वारा, तो अब सवाल यह है कि चूंकि धार्मिक संतों का मामला है, उनकी भावनाओं जुड़ा मामला है और हमारे जो ब्रज की जो 84 को उस परिक्रमा में जो जगह आती है जहां पर यह विवाद हो रहा है, जहां अवैध खनन की बात हो रही है, वहां एक टेक्निकल इशू ये है कि वहां कामा और डी का जो क्षेत्र है जो तहसील में आते हैं, उनमें तो ये 2009 से नियम बना दिया गया कि वहां पर खनन जो है वो उसको संरक्षित क्षेत्र हमने कन्वर्ट कर दिया सरकार ने। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा रह गया है भौगोलिक स्थिति कारण कि वो इस नियम में कवर नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो छोटा सा एक क्षेत्र है जहां पर इस तरह की शिकायतें हो सकती हैं। तो उसके लिए सरकार ने आज कहा है कि अगले 15 दिन में हम एक ऐसी नीति बना देंगे जिसके माध्यम से 15 दिन के अंदर नियम बनाकर इस समस्या का समाधान सरकार करेगी। ये प्रतिबद्धता आज मुख्यमंत्री जी ने अपने अफसरों और विभाग के अधिकारियों की बैठक में की है। सर, मुख्यमंत्री जी तो पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह का खनन नहीं होगा। जब 200 के लगभग दिन हुए थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था और इसके लिए लगातार अधिकारियों को पाबंद भी वो करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी तो चुप बैठा हुआ है। प्रशासन लगातार कोशिश ये करता है कि उनको नीचे उतारा जाए, उनको आत्मदाह नहीं करना दिए जाए, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता है ना। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2005 की बात है, जब आपकी सरकार थी तब भी इसी तरह की बात आई थी, आंदोलन भी हुआ, आपको भी याद होगा। देखिए मेघा जी, 2005 से वहाँ पर खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार के आदेश है
और पिछले 551 दिन से वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है साधु संतों का। और साधु संतों का कहना है कि साहब हमारी 84 कोस परिक्रमा के क्षेत्र के अंदर आते हैं, इस अवैध खनन को रोका जाए। लेकिन राजस्थान सरकार की जो कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी निकम्मी जो सरकार है, उनकी जूं भी नहीं रेंगती। आप ये बताइए कि जनवरी 2021 के अंदर गहलोत जी ने खुद ने आश्वासन दिया था कि हाँ साहब वहाँ पे अवैध खनन नहीं होगा और आपके मांगों पर तुरंत कार्रवाई होगी और हम आपकी तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद भी 2021 से अब तक तो अवैध मान ही नहीं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद में एक नारायण दास जी महाराज है, वो टावर पर चढ़े हुए हैं, इसके बावजूद भी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। फिर 17 जुलाई को विजय दास जी महाराज ने खुद ने उन्होंने कहा कि भाई ये आप हमारी मांगे मानो, नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगा। जब इनको 17 जुलाई को इंटीमेट करने के बावजूद भी आज कानून व्यवस्था कहां है कि उन्होंने आज आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा और आज वो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। तो ये आप ये देखिए कि मेघा जी, कानून व्यवस्था जो राजस्थान की है ना, वो इतनी बिगड़ी हुई है। भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार है, जगह जगह भ्रष्टाचार, अवैध खनन, बजरी माफिया इतने सक्रिय हो रहे हैं कि वो न तो पुलिस वालों का मानते हैं न ब्यूरोक्रेसी का मानते हैं। इनके नेता खुद इनके ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमारी तो सुनते ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट सुनते ही नहीं है। जब आपकी कानून व्यवस्था इतनी बेकार है कि आज आत्महत्या करना पड़ रहा है, कोई टीवी टावर पे चढ़ रहा है, कभी कहां पे कोई चीज हो रही है, लेकिन गहलोत जी के कोई परवाह नहीं है किसी भी तरीके की, केवल पैसा बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। में ज्यादा दर्ज हुए हैं, बीजेपी से ज्यादा मामले अवैध खनन के दर्ज हुए हैं कांग्रेस सरकार में। मेघा जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार के अंदर आप ये बताइए कि आज एक विधायक की गाड़ी चोरी हो गई है, 24 घंटे के अंदर वो आप मिल जाती है, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर 4296 गाड़ियां चोरी हुई है, उसमें से 9% गाड़ियां सिर्फ बरामद हुई है। ये कहां की कानून व्यवस्था, आप बता दीजिए मेरे को। आज देखिए, आज कहीं पे भी घोटाले देखिए। आज एक टेंडर हुआ था, फर्नीचर का टेंडर हुआ था, वो 70% वो पे 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। गहलोत जी मुंह में बैठे हुए हैं, गहलोत जी खुद कह रहे हैं कि हमारे सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है। आप देखिए, तोडासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि साहब मुझे उद्घाटन में बुलाया नहीं जा रहा है। बाजी वाली जी कि साहब ब्यूरोक्रेट सुनते ही नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है सर, बात ये है कि मेघना बहस मुद्दे पर हो, मेघना बहस मुद्दे पर होनी चाहिए, मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर बहस कीजिए, आप इधर बातें नहीं करें, फिर और बातें बहुत सारी हो सकती हैं। आप मुद्दे पर बहस कीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुद्दे पर बहस कीजिए, रुकिए एक बार रुक जाइए, सुरेश जी रुक जाइए। अनिल जी, लगातार प्रशासन के लिए कह रहे हैं, प्रशासन जो है वो लापरवाही बरतता है, और चाहे अगर ऊपर से बात कर लें, क्योंकि सीएम गहलोत ने भी इसको लेकर कहा था पहले कि ये अवैध खनन नहीं होगा या इस तरह जो खनन की कार्रवाई होती वो नहीं होगी, प्रशासन पर ही हर बार सवाल क्यों उठते हैं? देखिए मेघना जी, अवैध खनन और वैध खनन, जहाँ लाइसेंस और लीज जारी की जाती है तो वैध खनन नहीं होगा। राज्य सरकार इसको देख के और उसको वहाँ की परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति को मद्देनज़र करते हुए पहले से ही ये मान के चलना चाहिए था कि यहाँ विरोध हो रहा है, तो उसकी नीति ऐसी बनाई जानी चाहिए, उसके ऐसे दिशा निर्देश जारी होने चाहिए, और कर भी दी है। तो हमारे राजस्थान पुलिस के अंदर पिछले दिनों हमारे टास्क फोर्स बनाई गई थी, उस टास्क फोर्स का क्यों नहीं उपयोग किया जाता है? वहाँ पर पहले से इस तरह का अगर मान लो गतिविधियों में कोई माफिया लिप्त हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, या इस तरह के जो कानून बने हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। ये एक बीच का जो बताते हैं 84 कोस की जो परिक्रमा का क्षेत्र है, इसके ऊपर विवाद हमेशा रहा है, और विवाद को समझाने के लिए दोनों पक्षों को सुन समझकर जब तक सरकार में बैठे अधिकारी ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये मसला चलता रहेगा कंटिन्यूस, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। वहाँ के लोगों को विश्वास में लेके इस तरह की नीति बनाए ताकि राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान नहीं हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इस प्रकार से नीति बनानी चाहिए ताकि सामाजिक और आर्थिक संतुलन बना रहे सरकार का भी और वहाँ के स्थानीय लोगों का भी। और ये एक जो जन समुदाय है
जो ये हमारे बाबा लोग बैठे हैं, इनका भी कोई ना कोई कारण ये है। लेकिन एक लंबा समय हो गया है, 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और ये पहला नहीं है, इससे पहले चरण का भी हो चुका है जब बीजेपी की सरकार थी, और 2005 में भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो लापरवाही बरतता है। आपने नूह की घटना तो देख ली होगी, डीएसपी अवैध खनन करवाने के लिए, रोकने के लिए जब जाते हैं तो किस तरह की घटना हो जाती है। तो ऐसे में प्रशासन को कहीं तो बेलगाम होगा माफिया, इसीलिए इस वजह से बेखौफ है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेघना जी, अभी गोठवाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि वहां पर वैध और अवैध दोनों खनन की बात हो रही है। साधु संत जो वहां जो आदरणीय सम्मानीय समाज में, उनका यह कहना है कि वैध और अवैध दोनों को ही प्रतिबंधित किया जाए और उस संबंधित क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाए। अब सवाल यह है कि इसमें कानूनी पचड़ा है। कानूनी पचड़ा यह है कि जिसको 99 साल की या लंबे समय की लीज मिल गई है, अगर आप उसके बारे में कोई कार्रवाई करते हैं या उनको खनन करने से रोकते हैं तो न्यायालय में जा सकते हैं, और न्यायालय जाने में ये मामले बहुत लंबे होंगे। सरकार उसमें प्रतिबद्ध है, इसलिए सरकार उनसे समझाइश कर उनको अन्य क्षेत्र देने की बात कर रही है। प्रदीप जी, ये समय बता दीजिए, यहाँ पे मेरी बात पूरी होने दीजिए, समय बता दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपके 2021 में मुख्यमंत्री जी खुद आश्वासन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आश्वासन बता दीजिए। अगर ये बोलने नहीं देंगे तो बताइए, मैं समय बताइए। सुरेश जी, सुनने दीजिए, जब आप बोलने नहीं देंगे तो हम क्या बताएंगे? सुरेश जी, बोलने दीजिए। नहीं होगी, बीच में बोलकर बहस नहीं होगी। सुरेश जी, जवाब चाहिए, अगर सरकार से जवाब चाहिए तो आपको बोलने देना पड़ेगा। प्रदीप जी को बोलने दीजिए एक बार। बीच में बोलकर बहस नहीं होगी, और इस तरह बहस करने का कोई तरीका नहीं है। आप जवाब मेरी बात दीजिए। सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार ने उस कानूनी पचड़े में जाने के बाद उन्होंने एक व्यवस्था की है, और जिन माइनिंग होल्डर्स को लीज पे माइन दे रखी है उनसे समझाइश कर अन्य क्षेत्र में उनको माइंस का कुछ हिस्सा देकर उनको स्थान करने की बात सरकार कर रही है। यही बात खनिज मंत्री हमारे प्रमोद भाई जी ने कही है, और इसका प्रयास बातचीत से ही होगा, क्योंकि ये लंबी समय की लीज बहुत पुराने समय से दी हुई है। ये सर, सरकार कब की तक बातचीत होगी? तो सवाल यह है सर, बातचीत कि कब इसका तक चलेगी? समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से माइनिंग होल्डर्स के साथ बैठकर सरकार करेगी, और मुख्यमंत्री जी ने सर, कब मीटिंग तक की है, बातचीत उसमें चलेगी? इसी बात यही पर तो किया पूछ गया रहे है। हैं। और जिन लोगों ने मिली भगत पर अवैध माइनिंग हो रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोग जो शामिल हैं उन पर दंडात्मक कार्यवाही को सजा दी जाए, या मुख्यमंत्री जी ने आज मीटिंग में कहा है। और 15 दिन में बातचीत की बात तो बहुत लंबे समय से चल रही है। प्रियंका गांधी से मिलिए, प्रियंका गांधी को भी कहा, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पचड़े के लिए इसमें लंबा पड़ने से ये मामला उलझ जाएगा, किसी का भला नहीं होगा। उनके पास अधिकृत तौर पर माइनिंग लीज है लंबे समय की। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि माइनिंग होल्डर्स के साथ बैठ के सरकार एक आवश्यक सामंजस्य बिठा करके साधु संतों की भावनाओं का आदर करते हुए इसका एक समुचित हल निकाल लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये माइनिंग होल्डर्स भी समझेंगे, तब तक सर ये खनन चलता रहेगा, को भी हम समझते हैं, और उनकी भावना को रखते हुए कुछ सोल्यूशन निकालेगा। सर, तब तक क्या ये खनन चलता रहेगा? तब तक जो पर्वतों की बात कर रहे हैं, जो वन संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या उस पर कोई काम नहीं होगा? बातचीत संभावनाओं पर होती है, ये बात आप समझिए। कब तक होगी? 2 साल हो चुके हैं। जो आज समस्या है उसका समाधान आने वाले समय में होगा। उस किसी समस्या का समाधान हथेली पर नहीं हो सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसी समस्या आती है, जिस तरह का समाज के प्रति को रोष आता है, सर, समस्या तब समझ आई जब कोई आत्मदाह करने की धमकी देता है, जब कोई टावर पे चढ़ जाता है। 15 दिनों में इसका कोई न कोई हल निकालकर एक सामंजस्य बैठाया जाएगा। सुरेश जी, 15 दिन का समय तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की बातचीत होगी। मेघा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जनवरी 2021 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला था कि हाँ, हम इस पे रोक लगाएंगे। जनवरी 2021 से जुलाई 2022 आ गई है, 551 दिन से वो धरना दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि साहब हम 15 दिन में, अरे भाई, जब 551 दिन से धरना दे रहे हैं, एक बाबा महाराज हमारे टावर पे चढ़ चुके हैं, एक ना आत्महत्या कर ली, इनको चिंता ही नहीं है। आपको कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। जब 17 जुलाई को, सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 17 जुलाई से, जब 17 जुलाई से, सुनिए बात पहले, सुनिए बात, 17 जुलाई से उन्होंने ये बोल रखा कि मैं आत्महत्या करूंगा। आपने पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? पुलिस क्या इंतजार कर रही थी उनके आत्महत्या का?
17 जुलाई से जब उन्होंने बोल रखा था, तो एक बाबा टावर पे चढ़ा हुआ था, तो पुलिस व्यवस्था वहां पे क्या कर रही थी? आपकी कानून व्यवस्था कहां चली गई? आपकी कानून व्यवस्था कहां है ये बता दीजिए। आप पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालात हो रहे हैं? कहां पे आपके मंत्री खुद आरोप लगा रहे हैं आपके सर, खनन की बात कर लेते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन है उसके? जवाब दीजिए आप उस पे। प्रदीप जी, हरिदास बाबा जिनको अभी पुलिस की सुरक्षा मिली है, एक गार्ड उनके साथ रहता है, यानी कि खनन जो माफिया है उनसे कहीं ना कहीं उनको असुरक्षा होगी ना, खतरा होगा ना, यानी आप मान रहे हैं कि वो उनको असुरक्षा दे सकते हैं। तब ऐसे में उनके लिए पुलिस क्या कर रही है? क्या इसके लिए पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की है, या जो असुरक्षा पैदा करते हैं या जो धमकियां देते हैं उनके लिए किसी तरह को प्रतिबंध करती है या उनको पकड़ती है क्या? देखिए, इस मामले में राज्य का जो पुलिस का सुरक्षा जो सूचना तंत्र होता है, उससे सूचनाएं मिलने के आधार पर ये व्यवस्था की जाती है कि किसको सुरक्षा दिया, किसको नहीं। ये सरकार का अपना एक तंत्र है। जिस तरह की बातें होती है, जिस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस तंत्र उस पर काम करता है, और यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है या उसको लगता है कि उसे खतरा है तो उसकी सूचना देता है, तो बाकायदा पुलिस तंत्र गलती मान लेंगे, जांच करता है, गलती मान लेंगे, सिर्फ मैं प्रावधान की बात कर रहा हूं, मैं प्रावधान की बात कर रहा हूं। हमारे पास में ड्रोन की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास में ड्रोन की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास में सूचना नहीं आई है। चलो बताइए, करौली के अंदर आप मांगनी कैसे करनी हो गई? करौली के अंदर आपको पता था फिर भी घटना कैसे हो गई? जोधपुर के अंदर आंदोलन किया था, इसके बावजूद आपने क्यों नहीं आपने व्यवस्था की? कर्फ्यू आपने दूसरे दिन क्यों लगाया था? जवाब तो आप बताइए ना। आप मेघनाथ जी मुझे ये बताइए कि मेघनाथ जी ये बताइए कि ये चीज तो नहीं बन रही कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कितनी खराब हो रही है राजस्थान के अंदर? क्या हो रही है बताइए आप कानून व्यवस्था हो रही है? सुरेश जी, मेरा भी यही सवाल है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं तो सज्जन बीच में बोलते हैं, आप इनसे बोलिए आप सुरेश कि जी बहस पहले का सुनिए तरीका उनको। है। मेरी बात कहने दें, आप अपनी बात सुरेश जी पहले कानून व्यवस्था पर ही जवाब देंगे। प्रदीप जी बताइए, क्या बहस में बीच में बोलते हैं? बताइए सबको बोलने का अधिकार है इस देश में, सबको मूल अधिकार अपनी बात करें। पीछे बोलते हैं अधिकार आप बहस का अधिकार करो, कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था करो। आप कोई हल्ला करने का क्या कानून व्यवस्था पे सीधा सवाल कीजिए, आप सीधा जवाब कानून व्यवस्था पे दीजिए। बहस को मोड़ने का प्रयास करते हैं। बहस नहीं मुड़ रही है, यहाँ पे है प्रदीप जी, सुन रहे हैं आप। कानून व्यवस्था पे जवाब दीजिए जनता को। आप कानून व्यवस्था, आप कानून व्यवस्था पे जवाब दीजिए। प्रदीप जी कानून व्यवस्था पे जवाब दीजिए। आप बोलिए कानून व्यवस्था पे। सुरेश जी शांत हो जाइए, आप एक बार शांत हो जाइए। उनको जो सवाल का जवाब देना है वो देने दीजिए। आपने भी पूछा कानून व्यवस्था पर क्या कर रही है सरकार। मेरा सवाल भी यही है, जो भरतपुर में हो रहा है उस पर कानून व्यवस्था पर क्या हो रहा है, क्या लापरवाही हो रही है? अब आप प्रदीप जी बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुरेश जी मैंने कहा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों से फीडबैक लिया है, और खान विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस पूरे मामले की उन्होंने विस्तृत जानकारी ली है। उसके बाद उन्होंने 15 दिन का समय दिया है, और उन्होंने कहा है कि सरकार अगले 15 दिन में इस समस्या का एक समाधान दोनों पक्षों से मिलकर के बातचीत करके निकालेगी, ये उन्होंने कहा है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अवैध खनन के मामले में लिप्त होंगे, सरकार के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों, अगर वो लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। ये सरकारी प्रावधान है, ये सरकारी प्रावधान है जिसमें सरकार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल यह है कि मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि साधु संत इस समाज के बहुत आदरणीय लोग हैं, उनका सब सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह का ये वातावरण हुआ कि आज एक साधु संत महात्मा ने आग लगा ली, अपनी लगा ली, एक टावर पे चढ़ गए, मैं समझता हूं ये साधु संतों की संस्कृति में हमने कभी न देखा ना हमने सुना। साधु संत हैं, समाज में आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, तो उनको सम्मानी व्यवस्था के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए, उनको अपनी बात को आगे रखना चाहिए। लेकिन इस तरह का काम तो असामाजिक लोग करते हैं, समाज के अंदर करते हैं। मेरा आपसे कहना है इस तरह के कृत्य में शामिल होकर समाज में अपनी छवि को खराब नहीं करें। धरना दे रहे हैं साधु संत, आपको ठीक है। अनिल जी फिर बोले आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अगर आप बोलेंगे तो ऐसे बहस नहीं चलेगी।
बोलेगी, ये आप बीच में दोनों बोलेंगे शांत हो तो मैं जाइए। बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। प्रदीप जी शांत हो जाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। अनिल जी, मैं नहीं बोलने दूंगा। अगर ये मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा। प्रदीप जी, नहीं बोलने दूंगा बिल्कुल, क्योंकि बीच में बोलते हैं, जब भी मेरा मौका है बोलते हैं, बातचीत नहीं करते। इस तरह की बहस नहीं हो सकती, इस तरह की उदंडी बहस नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा इनको। इस तरह की उदंडी बहस करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि ये विघ्न डालते हैं दूसरे को बोलने में। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आप करिए बहस, सुरेश जी शांत हो नहीं हो जाइए, सुरेश जी सकती। जब शांत हो मुझे मेरी जाइए। बात कहने का मौका नहीं देंगे, बीच बोलेंगे तो मैं भी आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। बस ये अधिकार मुझे भी है। आपसे अगला बिल्कुल सवाल बहस नहीं करने करेंगे। दूंगा इस तरीके से। अनिल जी, आप अनिल तरीके से जी, बहस जिस कीजिए, तरह से अधिकारी संयंत्रों जो की बहस हैं, कीजिए, वो ठीक है, अधिकारियों लेकिन पे बिना बात जिस तरह और बीच से में बहस माफिया करते हैं, वाले हमला बातें बिगाड़ते करते हैं, हैं, खराब करते हैं, आप इस तरह शांत नहीं हो होंगे। सकती है। इस तरह बहस नहीं होगी। आप दोनों शांत होंगे तब आगे की बात होगी। आप यहाँ पे जवाब तो देने आपने के लिए कहिए आप कि ये जनता बीच में न बोले। आप भी शांत हो जाइए। आपने मुझे कहा कि नहीं बोलेंगे, ये फिर बोल गए बीच में, ये फिर बीच में बोल गए, ये फिर बीच में बोल गए। आपने कहा कि नहीं बोलेंगे, फिर बीच में बोल गए। इस तरह बहस नहीं होगी, सुरेश जी इस तरह शांत बहस हो बिल्कुल नहीं जाइए। होगी। सुरेश जी आप ये शांत आप इनको समझा होइए। दीजिए, प्रदीप जी हल्ला शांत हो गुल्ला करने का जाइए। बहस कोई तंत्र यहाँ पर नहीं है। इस तरह की बहस यहाँ नहीं होगी। आपने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं अगर बोलेंगे, ऐसे तो बहस फिर बीच नहीं में बोल होगी गए। तो जवाब तो समझाइए। मिलने वाला नहीं है। और संयंत्र है, आपके इस अनुशासित रवैये है, से और ये तो बहस में समझ आ रहा है कि आप जवाब नहीं हल्ला देने गुल्ला वाले करके हैं। जोर से बोलने से बहस का कोई निकलने बातों वाला को नहीं है। मत घुमाइए। बिल्कुल नहीं है। सुरेश जी आप शांत बोलते हो रहिए जाइए। ऐसे। आप ऐसे बोलते रहिए, कोई तंत्र नहीं है इस बात को बोलने का आपको। आप बहस सुरेश करते जी नहीं है। शांत हो बहस जाइए। कैसे होती है आपको ये नहीं पता है। आप प्रदीप झगड़ा करना जी जानते हैं। आप शांत हो जाइए। जब सुरेश जी शांत है, आप क्या कर रहे हैं? मुद्दे से भागने की अपनी पार्टी की आदत है, ऐसे ही आपकी भी आदत है। मुद्दों से भागते हैं आप लोग। मुद्दे को छोड़ करके अनिल दो बातें करते हैं, जी दूसरा का मुद्दा सवाल नहीं है। ये है आपसे कि इस तरह से अधिकारियों बहस पर नहीं जिस तरह होती। के माफिया और आप हमले ऐसे बहस करते करेंगे तो हैं, बहस करने का क्या अधिकार मुझे उन्हें भी है। कहीं और मैं से भी इसी बहस संरक्षण करूंगा। होता है? वो बेखौफ क्यों होते हैं? देखिए मेघना जी, चूंकि ये जो खनन वाला मामला है, इसके अंदर कुछ अपराधी तत्व मिल जाते हैं, तब जाके ये कार्रवाई इस प्रकार का अंत लेती है। भावनात्मक मुद्दा है कि वहाँ स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और वहाँ जो धार्मिक यात्रा निकलती है उसमें भी खलल पड़ता है। ये और कानूनी मुद्दा दोनों जब बीच में मिल जाते हैं तो टकराव निश्चित है। सरकार को चूँकि इसका पहले कुछ हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। अधिकारी लोग यहाँ बैठे रहते हैं और जाते नहीं है मौके के ऊपर, और ये एक कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति आ जाती है। ये एक प्रमुख कारण है। वहाँ पर स्थानीय जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, धार्मिक भावना को आहत पहुँच रही है, तो ये इन्होंने एक जो आत्मदाह का निर्णय लिया या टावर पे चढ़ने का निर्णय लिया, ये एक भावना में वेग में आकर कि भाई सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो ये जब सरकार को वहाँ पता था तो वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको रोकना चाहिए था, उनसे बातचीत से समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जहाँ पर इस प्रकार का कम्युनिकेशन गैप होता है, वहाँ इस प्रकार के हादसे बढ़ने की हमेशा संभावना रहती है। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार जो वैध खनन है और अवैध सर, खनन तो ये है, जो ये जो कम्युनिकेशन गैप रहा, वो क्या प्रशासन और सरकार के बीच रहा, आप ये मानते हैं? मेरा मानना है कि स्थानीय प्रशासन को वहाँ बीच में आना चाहिए था। स्थानीय प्रशासन की जिसकी भी त्रुटि रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये जो अवैध खनन वाला मसला है, इसको हमेशा सर, हमेशा प्रशासन के लिए अगर लापरवाह है तो लापरवाही की वजह क्या है? क्या जो माफिया है वो बेखौफ हो चुके हैं, या क्या वजह रही है जो अब तक प्रशासन जो इस तरह की घटनाएं होती भी हैं तो वो लापरवाह रहता है? देखिए, वहाँ चूंकि एक तो मैन पावर की कमी है। आप अगर खनिज विभाग में जाओगे तो वहाँ चेक करने वाले नहीं है। वहाँ से जब ट्रैक्टर भर के आ जाता है उसके बाद में नाका लगता है। मेरा ये मानना है कि एक उसकी हेक्टेयर की वो खनिज संपदा का लाइसेंस लिया जाता है और 5 हेक्टेयर के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। तो वहाँ स्थानीय मुद्दा ये है कि 1 हेक्टेयर का अगर आपका लाइसेंस लीज है तो 1 हेक्टेयर पे कराइए, लेकिन वो 5 हेक्टेयर के ऊपर करने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें राजस्व की प्राप्ति होती है। इसमें तो सरकार का नुकसान है। वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ इनकी फोर्स लगानी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, समय समय पे जाके चेक करना चाहिए ताकि उनके ऊपर लगाम लग सके। और इसके अंदर देखो, इस व्यवसाय के अंदर बिल्कुल अंधा पैसा आता है,
तो वहाँ पर इस तरह के आपराधिक तत्व भी सक्रिय हो जाते, उनके ऊपर लगाम लगा के समय समय पे कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन जो है शायद कहीं लापरवाही है और शायद इसी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं भी हो रही है, लेकिन क्या कब तक का समय सरकार लेती है, कब तक जो ये मसला है वो हल होगा और कब तक इस तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा, ये देखना होगा। क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर अवैध खनन होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अफसर हो, मिलीभगत हो, उन तमाम चीजों को अब सामने लाने का समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आखिर कब ये जो खनन है उस पर आंदोलन जिस तरह चल रहा है कब तक खत्म होगा, किस तरह से इस पर बात बनती नजर आएगी। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में फिलहाल इतना।